चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है और ये जानकारी खुद चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई है। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी कल ही ऐलान हो जाएगा। पिछली बार हमने देखा था 2019 में 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ था। 7 चरणों में पिछली बार चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव चले थे और 23 मई को नतीजे घोषित हुए थे। तो देखना होगा इस बार कितने चरणों में मतदान होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी यहां पर ऐलान बड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की तारीखों का उनकी तरफ से ऐलान का सभी को इंतजार था, कल दोपहर को होना है। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, इसके अलावा प्रशांत भी हमारे साथ हैं। बाबा, आप कह सकते हैं कुर्सी की पेटी बांध ले तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे फिर मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो। जी हाँ, निश्चित रूप से पहले जो होता था एक सस्पेंस बना रहता था कि चुनाव के तारीखों की घोषणा कब होगी, वो एक दिन पहले पता नहीं चलता था। उसी दिन पता चलता था कि आज 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे की उसी दिन मालूम चलता था कि इतने बजे आज ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर हम लोग तैयारी करते थे कि ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो चुनाव के तारीख की घोषणा होगी। लेकिन आज हुआ क्या कि आज जो है फुल इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई। आपको मालूम है और दर्शकों को बता दें कि 2 जो नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ज्ञानेश कुमार और एस संधू साहब, उसके साथ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक मीटिंग करी है और उस मीटिंग में सभी चीज़ों का जायजा लिया गया। आप कह सकते हैं बहुत दिनों बाद फुल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद जो है चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने जो है सोशल मीडिया पे ये डाला कि शनिवार को 3 बजे जो है लोकसभा चुनाव और साथ में जो कुछ राज्य बचे हुए हैं जैसे सिक्किम, अरुणाचल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिनके चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, उनकी घोषणा की जाएगी। पिछली बार जैसा आपने बताया 10 मार्च को किया गया था 2019 में। इस बार आप कह सकते हैं 5 दिन लेट हो गया है। तो क्या इसी अनुसार होगा जो चरण पिछले बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जो पहला चरण था 11 अप्रैल को हुआ था, तो क्या ये जो है 16 अप्रैल को हो सकता है। जो 7 चरण में पिछली बार चुनाव हुए थे उनकी तारीख थे 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई और 23 मई को काउंटिंग हुई थी। कुछ राज्य ऐसे हैं कि आपको मालूम है कि खासकर बिहार और बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, जिस पर काफ़ी नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। अपनी जो है मंशा जाहिर की थी कि 7 चरण में किसी एक राज्य में चुनाव नहीं होने चाहिए, 2 या 3 फेज में ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि यदि 7 फेज में चुनाव होता है तो उस राज्य में आप सोचिए 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक चुनाव होते रहते हैं, तो काफ़ी लंबा वक्त चला जाता है। इस बार देखना होगा क्या बिहार और बंगाल में कितने चरण में चुनाव होते हैं, ये एक नोट करने वाली बात होगी। और पूरे 7 चरण में होते हैं या उससे कम में होते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कितने चरणों में होगा मतदान ये भी देखने वाली बात होगी। प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, अब वक्त बचा नहीं है, कल ऐलान हो ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोनों धड़ों की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की, यहाँ पर हम देख रहे हैं खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो गठबंधन को लेकर अभी कहीं ना कहीं पशुपेश दोनों ही तरफ देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से अब काम करना होगा इन तमाम दलों को भी। बिल्कुल, देखिए आपने शुरू में जो कहा कि कुर्सी की पेटी बांध ले हर पॉलिटिकल पार्टी। पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बाबा कह रहे थे कि बंगाल और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य था जया जहां पर 7 चरणों में चुनाव हुआ था। और आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें ये मैंडेटरी है कि जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट हो और पहले चरण में वो 30 दिन का गैप होना चाहिए। तो उस लिहाज से 16 या 17 अप्रैल को हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले चरण का चुनाव होगा और उसी के मुताबिक आगे भी बात बढ़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 बड़े राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और बिहार, जहाँ पर दोनों ही तरफ से गठबंधन की जो गुत्थी है वो अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि बिहार में जो एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा है वो अपने अंतिम चरण में है और वो लगभग फाइनल हो चुका है, बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और मुझे लगता है कि अब चूँकि चुनाव का भी ऐलान होने जा रहा है तो आज या कल एनडीए की सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन बिहार में जहां तक महागठबंधन या इंडिया अलायंस
का सवाल है। और महाराष्ट्र में तो दोनों ही तरफ अभी गुत्थी सुलझी हुई है। एक दिन खबर आती है कि बैठक होगी, लेकिन फिर वो बैठक टल जाती है। तो जाहिर तौर पर अब जबकि कल चुनावों का ऐलान हो जाएगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अब मैदान में उतरना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन उम्मीदवार है उनका। ये जितनी जल्दी ये चीज़ें तय हो जाए उतना एडवांटेज होगा, उतना उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। हालांकि चूंकि अलग अलग चरणों में सब प्रचार के लिए भी जी जी प्रशांत, पहले और चरण में यहाँ चुनाव पर होता है वहां पर जल्दी गठबंधन के जी जी आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि पिछली बार वहां पर भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 80 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा की वहीं से आती है। रणवीर हमारे साथ लखनऊ में है। रणवीर, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो आप काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं उस लिहाज से। बताएं जरा, क्योंकि अभी तक बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो 267 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। यहाँ पर 63 मौजूदा सांसदों के टिकट उन्होंने काटे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 82 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। यूपी के समीकरण को समझाते हुए बताएं किस तरह की तैयारियां और क्या हलचल दोनों ही पक्षों में। देखिए, इंतज़ार हो रहा था और इंतज़ार कल ख़त्म हो जाएगा। और यूपी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी राज्य क्यों हो जाता है? सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा वोटर और सबसे बड़े राजनीति के चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। अगर सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, और अगर वोटर्स की बात करें तो 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। 25 करोड़ के आसपास यूपी की आबादी है। और अगर चेहरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। 10 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और तमाम जो मंत्री हैं केंद्र के, वो सब चुनाव मैदान में होंगे। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों संभावित प्रत्याशी हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। विपक्ष में ही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी की पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनकी पत्नी डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, ये सब तमाम ऐसे नाम हैं जो चुनाव के मैदान में होंगे। और कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जैसे हेमा मालिनी, रवि किशन, निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, वो भी मैदान में होंगे। तो एक बड़ा राज्य, और अगर इस राज्य की बात करें तो इंतज़ार सबको था। कल ख़त्म होगा, पूरे देश का चुनाव होगा, लेकिन पूरे देश के इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़र उत्तर प्रदेश पे होगी, जहाँ पीएम मोदी भी चुनाव मैदान में होंगे और संभवतः प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी। जी बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा नज़र खास तौर से उत्तर प्रदेश पर रहेगी। और इस बार यहाँ पर बाबा, यहाँ पर इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं एक बार फिर से अखिलेश और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी, वो भी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब एक जिक्र यहाँ पर प्रशांत ने किया महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति का। यहाँ दोनों धड़ों में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर फंसी हुई है मामले। आप बताएं, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। क्या लग रहा है कि अब कब तक ये सुलझाने की उम्मीद की जाए इन दोनों ही पक्षों की तरफ से? जी हाँ, महाराष्ट्र और अब जो बिहार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जगह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 48 सीट हैं यूपी के बाद, और बिहार में 40 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं। लेकिन उनमें जाने के पहले एक लाइन जो रणवीर ने कही कि राहुल गांधी प्रियंका दोनों चुनाव लड़ेंगे, अभी तक जो है कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोला गया। अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो दोनों के ऊपर चुनाव लड़ने का दबाव है। लेकिन एक बात पे ये भी मंथन हो रहा है कि यदि आप दोनों लड़ोगे और उसके बाद सोनिया गांधी राज्यसभा में रहेंगी तो बीजेपी या प्रधानमंत्री जो परिवारवाद की बात लगातार कहते हैं वो और कितनी पुख्ता हो जाएगी। तो इस बात पर भी एक जो है वो परिवार के अंदर, गांधी परिवार के अंदर एक डिबेट चल रही है कि क्या सब राहुल और प्रियंका दोनों को लड़ना चाहिए या एक को लड़ना चाहिए। एक को लड़ना चाहिए तो कहाँ से लड़ना चाहिए? ये तो हो गई रायबरेली अमेठी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा चली है। 17 तारीख को वहाँ पर एक रैली और उसके बाद सीटों के गठबंधन का फैसला भी हो जाएगा। करीब करीब जो है सीटें वहाँ पे फाइनल हो गई हैं। केवल प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को लेकर के उनको 2 सीट दिया जाए या 4 सीट दिया जाए, इसको लेकर के जो है मामला फंसा हुआ है। अब ये तय हुआ है कि कांग्रेस अपने खेमे से 2 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से 2 सीट देंगी। तो यदि प्रकाश अम्बेडकर रहना चाहते हैं विपक्ष के गठबंधन में, हालांकि अभी तक उनका रवैया काफ़ी ढुलमुल रहा है, यदि वो इस बात के लिए तैयार होते हैं तो वहाँ गठबंधन हो जाएगा। बिहार में जो है आरजेडी के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन में है, क्योंकि पासवान और चिराग को, पशुपति पारस और चिराग को में से बीजेपी ने चिराग को चुना है। पशुपति क्या करेंगे, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रशांत जो है उसको कवर कर रहे हैं। क्या वो आरजेडी के खेमे में जाएंगे?
आरजेडी के खेमे से मुझे बताया गया है कि उनको लालू यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि आप जो है वो हाजीपुर लड़ लीजिए चिराग पासवान के खिलाफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं ये मामला कब सुलझता है। जल्दी इंटरेस्टिंग बिहार की सियासत भी हो गई है और काफी यहाँ पर रोचक हो चुकी है। रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी पर अच्छी खासी पकड़ और नजर रखते हैं। रवीश, आपका भी हम रुख करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।